हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को कंप्लीट इजी नोट्स के साथ पढ़ाने का प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स और जो भी कंसेप्ट है वो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं और आपको नोट्स अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फिजिक्स का ही हमारा पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा उसके अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें हम आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो आवेश होता है वो एक जगह पे रुका हुआ होता है। स्थिर मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी मतलब होता है वह आवेश, यानी एक जगह पर रुके हुए आवेश का हम अध्ययन करेंगे। अर्थात आवेश अपनी जगह से एक मतलब ना हिलेगा न डुलेगा, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स अध्याय 1 जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और किसी किसी बुक में फ्रेंड्स इसका नाम वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश भी लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विद्युत के बारे में यहाँ बताते हैं। विद्युत क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम विद्युत कहते हैं। ओके, आवेश का मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का चार्ज। और आवेश होता क्या है फ्रेंड्स? तो आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ओके, आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे हम बताएंगे इस विद्युत के बारे में। तो विद्युत को हम यहाँ दो पार्टों में डिवाइड करके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला होता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होता है विद्युत चालन। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा विद्युत चालन जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता है रुका हुआ आवेश, एक ही जगह पे रुका हुआ आवेश अर्थात स्थिर आवेश। और विद्युत चालन का मतलब होता है कि गतिमान आवेश। तो विद्युत चालन के अंतर्गत जो भी आवेश आएगा वो गतिमान होगा, और स्थिर वैद्युतिकी में जो भी आवेश का हम अध्ययन करेंगे वो एक जगह पे रुका हुआ होगा। तो ये दो पार्ट में हम इसको समझने वाले हैं, यही दो पार्ट आपको समझना है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश, और जिसको हम चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में समझते हैं। आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। फ्रेंड्स, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जिनका नाम थेल्स था, थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी से समझा गया कि यह एक प्रकार का आवेश है जो अपनी ओर किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अथवा मैंने बताया कि आवेश द्रव्य का वह गुण होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तथा अनुभव किया जाता है। अर्थात अगर किसी वस्तु में आवेश अगर आ गया अर्थात चार्ज हो गया तो वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर चुंबक की जैसा व्यवहार करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चुंबकीय प्रभाव अगर उत्पन्न करता है कोई वस्तु जिसमें जो आवेशित हो चुका हो,
और वो चुंबक की भांति अगर व्यवहार कर रहा हो किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े या हल्के तिनके के पास ले जाने पर उस पर अपना प्रभाव डालता हो, तो उसी को फ्रेंड्स आवेश कहते हैं। ओके, उम्मीद है आवेश आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और एग्जाम्पल अगर आप खुद प्रैक्टिकली करना चाहो फ्रेंड्स, तो आपके घर में कंघा होगा, कंघी होगा, और जिसकी मदद से आप जो है सुबह सुबह अपना चेहरा दर्पण में देखते होंगे और सजते संवरते होंगे। वही कंघी यदि जो है आप अपने बालों में, सूखे बालों में, ध्यान रहे बाल आपका भीगा हुआ ना हो, सूखे बालों में आपको उसमें रगड़ना है। अगर आप इस कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो आप पाएंगे कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका कंघी जो है वो पूरी तरह से आवेशित हो गया है। अर्थात अगर उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे फ्रेंड्स, तो वह उन पर हलचल उत्पन्न करेगा, अर्थात उन पर अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा कभी शांत नहीं बैठती, ऊर्जा कहीं ना कहीं अपने प्रभावों को जरूर दिखाती है। तो उस प्रकार से आप वहां भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली कर सकते हो घर पर ही। तो यही आवेश होता है। तो आवेश को हम परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण हो जाता है। ओके, उसी को हम आवेश कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आवेश पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा वैद्युत आवेश। यहाँ पे मैंने वैद्युत आवेश के बारे में एक बार फिर से बताया है कि यहाँ पे एक तरह से और डिफिनेशन होता है इसका, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश एक प्रकार से हम इसको भी कह सकते हैं जिसमें धारा और समय का गुणनफल हो, यानी Q इक्वल टू आई इंटू टी मैंने राइट किया है। Q मतलब होता है आवेश और I मतलब होता है धारा और T मतलब होता है समय। तो जहां धारा I से और समय T से व्यक्त करने पर और उनका गुणनफल करने पर हमें आवेश मिलता हो, अर्थात उसमें Q प्राप्त होता, Q की वैल्यू फाइंड होती हो, तो आवेश क्या होता है, धारा तथा समय के गुणनफल को हम फ्रेंड्स आवेश कहते हैं। ओके, जहां I बराबर धारा और T बराबर समय होता है। अब मात्रक होता क्या है, तो मात्रक होता है धारा का मात्रक, धारा को मापने का जो यंत्र है फ्रेंड्स, जो भी मापन है वो एम्पियर में होता है और समय को हम हमेशा सेकंड में मापते हैं, तो मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। अथवा अगर एम्पियर सेकंड को इसमें कूलाम कहा गया, क्यों, क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने आवेशों पर अध्ययन किया और अध्ययन करके जो है उसके बारे में जानकारी दी, इसलिए उसने अपना नाम रखा कूलाम। तो एम्पियर सेकंड को कूलाम के नाम से जानते हैं। तो एम्पियर सेकंड याद रखो, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड अथवा कूलाम होता है। अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो धारा को हम एम्पियर अर्थात ए से और समय को टी से, तो इसकी बीमा आ जाएगी एटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है आगे, आवेश का एक फार्मूला और होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश से गुणा करते हैं तो मुझे आवेश प्राप्त होता है। तो आवेश Q बराबर N इंटू ई होता है, जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होता है, वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी संख्यात्मक मानों का जो है वो पूरी तरह से पूर्ण गुण मतलब रूप में होता है। वहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से रखी जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा होगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हमने यहाँ बताया हुआ है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द चार्ज। हमने आवेशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है जिसको याद रखना है। तो आवेश का यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, तो पहला है कि आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को
स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, आवेश क्या होता है, तो आवेश एक अदिश राशि है। ओके फ्रेंड्स, इसमें दिशा नहीं होती है। तीसरी चीज है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ये मूल राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। मूल राशियां क्या होती हैं, तो जैसे हमारा जो है धारा है, तो धारा किस राशि में आती है, मूल राशि में आती है। ओके फ्रेंड्स, बट आवेश हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, अर्थात वह भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनाए गए हों, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आवेश हमारा जो है मूल राशियों की सहायता से बनता है, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश को हम पॉजिटिव और ऋण आवेश को हम नेगेटिव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो चार्ज आप पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे नोट में राइट किए हैं कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। फ्रेंड्स, सजातीय का मतलब ये होता है ऐसा आवेश जो समान हो। जैसे अगर दोनों आवेश हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आवेश अगर धनात्मक आवेश है, एक ही प्रकार का आवेश हो, तो उसको हम समान आवेश कहते हैं। ओके, और जैसे माइनस माइनस हो और या प्लस प्लस हो, तो ये दोनों आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। इनको हम समान आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश भी कहते हैं। दूसरा हमारा है विजातीय आवेश, जिनमें आवेश अलग अलग हो, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी प्लस और माइनस, यानी दोनों आवेश भिन्न भिन्न हो। जैसे प्लस हो गया और माइनस हो गया, या माइनस हो या प्लस हो। ओके, तो आवेश जब भिन्न भिन्न होते हैं तो उनको विजातीय आवेश कहते हैं। अब देखिए फर्क क्या होता है, अगर दोनों आवेश समान है, यानी एक ही प्रकार के आवेश अगर आते हो, तो उनमें कौन सा गुण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर सजातीय आवेश हो, जैसे सजातीय का मतलब मैंने बताया कि समान आवेश, यानी दोनों आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे हों और उनमें क्या हो, दोनों आवेश एक ही हों, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो उनको हम सजातीय आवेश कहते हैं। तो सजातीय आवेश क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्लस चार्ज को और प्लस चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज को अगर एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखेंगे फ्रेंड्स, तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण होगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागते नजर आएंगे। दूसरी चीज, अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम एक साथ मतलब यहाँ पे मतलब रखें, तो हमें देखने को मिलता है कि ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैंने पहले बताया कि आवेशों में एक ही गुण, आवेशों में एक गुण देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण। या तो आवेश प्रतिकर्षण करते हैं या तो आकर्षित होते हैं। तो इसी को हम आवेश भी कहते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर अपना प्रभाव दिखाता हो या उसको आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण हमको दिखाता हो, वही हमारा क्या है, आवेश है। तो आवेशों में एक समान प्रकार के आवेशों में क्या हमेशा देखने को मिला, प्रतिकर्षण का गुण, और असमान जो समान नहीं थे उनमें क्या देखने को मिला, आकर्षण का गुण मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने यहाँ पे बताया दोनों आवेश, जिसका नाम धन आवेश और ऋण आवेश। किसे कहते हैं धन आवेश, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को फ्रेंड्स धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जितनी वस्तुएं हैं फ्रेंड्स, सभी जो है किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और पदार्थ जो होता है फ्रेंड्स वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु जो होता है फ्रेंड्स परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। और जब हम किन्हीं दो पदार्थ को एक साथ संपर्क मिलाते हैं अर्थात घर्षण कराते हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो आवेशित होने का मतलब होता है कौन धनावेश होगा, कौन ऋणावेश होता है। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी
जिस पदार्थ में से घर्षण कराने के बाद जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो वह आवेश क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। दूसरा हमारा ऋणावेश है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी अधिकता के किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। यानी जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, स्थानांतरित तो हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वस्तु आवेशित हो जाता है और उसमें एक प्रकार की क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। अब जैसे किसी वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन है और किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो दोनों को हमने घर्षण कराया तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सदैव नाभिक में होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम घर्षण कराते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 12, जिस वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 14। ओके फ्रेंड्स, तो किसी पदार्थ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, अर्थात 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 अगर चला गया और तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हुई, अधिकता हुई। तो इलेक्ट्रॉन अधिक हुए अर्थात वो किस प्रकार का आवेश होगा, वो ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज उस पर लगेंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, यानी ऋणावेशित कम हो गया, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अगर किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है। अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनावेश, तो हमारा प्रोटॉन जो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो है, 10 प्रोटॉन तो है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, अर्थात धनावेशित हो जाएगा वस्तु। तो वस्तु का क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाते हैं उसके कारण उत्पन्न आवेश होता है, उसको धनावेश। और इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलकर किसी अन्य वस्तु में जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो उससे जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम ऋणावेश कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश को प्लस क्यू और ऋणावेश को माइनस क्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे और जूम कर देते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कभी कभी पर एग्जाम में आवेश संरक्षण का सिद्धांत 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझाइए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेशों को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, इसके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। और इस नियम को फ्रैंकलिन ने दिया था, यानी फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत बताया था कि आवेशों को ना तो नष्ट कर सकते हैं मतलब, और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। यह स्वतः ब्रह्मांड में क्या होता है, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, आवेश की योज्यता नियम। तो आवेश की योज्यता नियम क्या होता है इसको जानेंगे फ्रेंड्स। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। माना किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में, माना कोई पदार्थ है और उसके विभिन्न भागों में किसी में Q1, किसी पॉइंट पे Q2, किसी Q3 आवेश अगर हो, तो उस पदार्थ में अगर कुल आवेश पूछा जाए तो फ्रेंड उस पदार्थ में कुल आवेश Q बराबर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करेंगे। यानी Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट जितने भी आवेश आते हैं फ्रेंड्स सबको आपको ऐड कर लेना है।
इसको हम आवेश की योज्यता नियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है आवेश के अन्य सभी मात्रक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इसको समझना है। आवेश के अन्य सभी मात्रक में पहला हमने बता ही दिया था, एम्पियर सेकेंड। एमकेएस पद्धति में जो है हमारा आता है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड, और दूसरा मात्रक होता है कूलाम, जो कि एमकेएस पद्धति के अंतर्गत आता है। एम्पियर सेकेंड कहो या कूलाम कहो, दोनों बात एक ही है। एम्पियर सेकेंड को हम कूलाम भी कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति में याद रखना आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड अथवा कूलाम होता है। तीसरा मात्रक हम कह सकते हैं इसका ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। ये सीजीएस पद्धति में आता है। एमकेएस पद्धति क्या होती है, बड़ा मात्रक है, और सीजीएस पद्धति इससे छोटा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। और चौथा मात्रक इसका होता है आवेश का फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है, चौथा आवेश का मात्रक होता है। और पांचवा होता है EMU, और छठवां होता है फैराडे। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमें जानना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो एक फैराडे बराबर कितना आवेश होता है, कितना कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। और सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी आवेश के बारे में ही बताया है। अपना ये मेरा पहला वीडियो है फ्रेंड्स, और इसमें पूरा हमने आवेश को कंप्लीट किया है यहाँ पे A to Z। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा बनाया हुआ नोट्स आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जो है बच्चों तक भी जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, और बच्चों को जो है अच्छी अच्छी जानकारी सीखने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, इसी पे हम अपनी जो है इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी हमने नोट्स यहीं तक तैयार किया है, इसलिए हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके आगे का भाग देखने के लिए आप हमें कमेंट करें, और इसके आगे का भाग हम जरूर आपको कंप्लीट करके देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड नाउ एंड आफ्टर क्लास, एंड सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।